अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जब भारत आए थे तो ताजमहल को देखने के बाद उन्होंने कहा था, आज मुझे एहसास हुआ कि दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, एक वो जिन्होंने ताज देखा है, दूसरे वो जिन्होंने ताज नहीं देखा। होगी इस दुनिया में एक से बढ़कर एक खूबसूरत इमारतें, लेकिन ताज जैसी कोई नहीं, क्योंकि इसकी बुनियाद में एक बादशाह ने अपना दिल रखा है। दोस्तों, ताजमहल की सीरीज़ में ये मेरा दूसरा वीडियो है। अगर आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट को भी ज़रूर देखें। मुमताज़ महल की मौत के बाद शाहजहाँ की तो जैसे दुनिया ही बदल चुकी थी। अपनी उस बेगम जिसे वो अपनी सारी बेगमों में सबसे ज़्यादा प्यार करते थे और जो उनके लिए सबसे ज़्यादा अजीज थी, उनके जाने के बाद शाहजहाँ पर तो जैसे गम के बादल टूट पड़े थे। कहा जाता है कि इस गम की परछाई ने शाहजहाँ को काले अंधेरों में धकेल दिया था। मुमताज़ महल के गुजर जाने के गम में ना तो शाहजहाँ ने 8 दिनों तक कुछ खाया और ना ही अगले 2 सालों तक कोई संगीत सुना और ना ही परफ्यूम लगाया। मोहब्बत के बाद यदि उनका दिल किसी चीज़ में लगता था तो वो था आर्किटेक्चर। मुग़ल बादशाह होने के साथ साथ वे आर्किटेक्चर की दुनिया के भी बादशाह थे। शाहजहाँ के जीवन में अब उनके लिए उनका कोई मकसद बाकी नहीं रह गया था। अब उनका सिर्फ एक ही मकसद था, वो ये था कि वह अपने प्यार के आखिरी ख्वाब को पूरा कर सके। मुग़ल बादशाह ने अपनी तमाम दौलत अपने उस ख्वाब के नाम कर दी थी जिसे हम ताजमहल के नाम से जानते हैं। मुमताज़ के ख्वाब को पूरा करने के लिए शाहजहाँ को ज़मीन की ज़रूरत थी जिस पर हसीन मकबरा बनाया जा सके। ज़मीन का चुनाव शाहजहाँ ने खुद किया था। ताजमहल के लिए यमुना नदी के किनारे को चुना गया ताकि शाहजहाँ को जब भी मुमताज़ की याद आए तो वहाँ किले से ही ताजमहल का दीदार कर सके। ताजमहल के लिए जिस ज़मीन को चुना गया था वो ज़मीन आमेर के राजा की थी। इस ज़मीन को खरीदने के लिए शाहजहाँ ने आमेर के राजा को बदले में 4 गुना ज़्यादा ज़मीन के टुकड़े दे दिए थे। ताजमहल को बनाने के लिए ज़मीन तो मिल गई थी, लेकिन मुग़ल इंजीनियर्स के सामने अभी एक और चैलेंज था। वो ये था कि ये ज़मीन यमुना नदी के किनारे मौजूद थी। यमुना नदी के किनारे स्थित होने के कारण वहाँ पर इमारत बनाना बहुत ही मुश्किल हो चुका था, क्योंकि वहाँ की ज़मीन काफ़ी नरम थी और अगर इस नरम ज़मीन पर खुदाई की जाती तो नदी का सारा पानी ताजमहल की नींव को नुकसान पहुँचा सकता था। लेकिन मुग़ल इंजीनियर्स ने हार नहीं मानी और उन्होंने इस टास्क को आसान बनाने के लिए 50 कुएँ खुदवाए। मज़दूर कुएँ तब तक खोदते रहते थे जब तक कि उन्हें खुश्क ज़मीन नहीं मिल जाती थी। इन कुओं को पत्थरों से भरा गया और फिर उस पर आबनूस और महोगोनी की लकड़ियों के लट्ठों से नींव बनाई गई। ये ऐसी लकड़ी है जिसे मजबूत रहने के लिए नमी की ज़रूरत होती है जो यमुना नदी से मिलती है। यदि ताजमहल के बगल में यमुना नदी नहीं बह रही होती तो ये लकड़ी मजबूत नहीं होती। ताजमहल के लिए ज़मीन तो मिल चुकी थी और उस पर नींव भी बन चुकी थी। अब बारी थी ताजमहल के स्ट्रक्चर डिज़ाइन की, एक ऐसा डिज़ाइन जिसे आज से पहले किसी ने नहीं देखा हो। ताजमहल के डिज़ाइन का आइडिया शाहजहाँ को अपने बाप दादाओं की इमारतों और मकबरों से मिला था। बाप के मकबरे से मीनारों का आइडिया लिया गया, दादा के मकबरे से कोर बिल्डिंग का आइडिया लिया गया और अपने चाचा के मकबरे से टॉम्ब का आइडिया लिया गया। और जब इन सभी को कंबाइन किया गया तो एक ऐसा शानदार और आलीशान डिज़ाइन निकलकर सामने आया जिसने आज प्यार करने वालों के दिलों में ही नहीं बल्कि दुनिया के हर उस शख्स के दिल में जगह बना ली थी जिसने ताजमहल को देखा है। ताजमहल को बनाने का पैमाना इतना विशाल था कि आगरा शहर की ज़मीन पर पूरा शहर उभर आया था। उस अनोखी इमारत के निर्माण में 20 साल तक 20,000 मजदूर लगे रहते थे। एक बेगम की कब्र के नाम से प्रसिद्ध इस इमारत के निर्माण में आज के समय के $20 करोड़ से कहीं अधिक रुपए खर्च हुए थे।
ताजमहल की कलाकृति में 28 तरह के नायाब पत्थरों को लगाया गया, जिसे चीन, तिब्बत और श्रीलंका से मंगवाया गया था। ताजमहल के डिज़ाइन के मुताबिक और मज़दूरों की दिन रात मेहनत के बाद उसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन तो रेडी हो चुका था। अब बारी थी ताजमहल को संगमरमर से सजाने की। उस वक्त ये संगमरमर पत्थर आगरा में कहीं पर मौजूद नहीं था। इन पत्थरों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए इसे आगरा से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान से मंगवाया गया। हजारों टन इन वजनीय पत्थरों को राजस्थान से आगरा बुलवाना एक मुश्किल काम बन चुका था। इस काम को आसान बनाने के लिए हाथियों का सहारा लिया गया। हाथियों की मदद से इन हजारों टन वजनीय पत्थरों को आगरा लाया गया। पत्थर आने के बाद अब बारी थी ताजमहल को खूबसूरत बनाने की। ताजमहल की खूबसूरती के लिए उसे पिएट्रा डोरा या परचीनकारी से डेकोरेट किया गया। पिएट्रा डोरा एक ऐसी कलाकारी को कहा जाता है जिसमें कीमती पत्थरों को मार्बल के अंदर तराश कर लगाया जाता है। मार्बल को कीमती पत्थरों के शेप के अनुसार तराशा जाता था और फिर इन कीमती पत्थरों को ग्लू के जरिए चिपका दिया जाता था। ताजमहल को खूबसूरत और एक आलीशान इमारत बनाने के लिए मुग़ल इंजीनियर्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यदि ताजमहल के मीनारों पर गौर किया जाए तो आप देखोगे चारों मीनारे सीधे खड़े ना होकर बाहर की ओर झुके हुए हैं। ये ताजमहल की कोई कमी नहीं थी, बल्कि मुग़ल इंजीनियर्स ने इन इमारतों को जानबूझकर बाहर की ओर झुकाया था, ताकि जब भी भूकंप और बिजली के झटके आए तो ये मीनारे ताजमहल के ऊपर ना गिरकर बाहर की ओर गिरे और ताजमहल को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। करीब 22 साल की कड़ी मेहनत के बाद सन 1643 में ताजमहल का काम मुकम्मल पूरा हो चुका था। काम पूरा होने के बाद इस आलीशान मकबरे में मुमताज़ को उनकी आखिरी ख्वाहिश के अनुसार दफनाया गया। शाहजहां ने इस आलीशान इमारत का नाम मुमताज़ के नाम पर ही रखा। मुमताज़ महल से इस इमारत का नाम ताज महल रखा गया। हर साल मुमताज़ की बरसी पर शाहजहां मुमताज़ की कब्र पर यमुना नदी के किनारे से जाया करते थे। ताजमहल के बनने के 4 साल बाद ही मुमताज़ और शाहजहां के अपने ही बेटे ने शाही तख्त उलट दिया और खुद शहंशाह बन गया। शाहजहां जो 30 सालों से इस तख्त पर राज कर रहे थे, उन्हें बंदी बना लिया गया। उन्हें आगरा के किले में ही बंदी बनाकर रखा गया। पिता होने के कारण उनके बेटे ने उनको सिर्फ एक बात की इजाज़त दी थी, वो ये थी कि वो ताजमहल को उस खिड़की से देख सकते थे जिस कमरे में उन्हें बंदी बनाकर रखा गया था। 8 साल की कैद में रहने के बाद 74 साल की आयु में शाहजहां भी इस दुनिया को अलविदा कहे गए। शाहजहां को भी मुमताज़ के बाजू में ताजमहल के अंदर दफनाया गया। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो एक प्यार भरा लाइक ज़रूर दे दें और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए मिस्ट्री खजाना को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।